कि शंकर का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा। हम सब सबसे पहली बात कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध मत से संघर्ष किया, कहते हैं जैन मत से संघर्ष किया, शाक्त, कौल, कापालिक मत से संघर्ष किया। लेकिन क्या कभी हम कहते हैं कि उन्होंने वैदिक मत से भी संघर्ष किया, मीमांसा से संघर्ष किया, संवाद किया? जिसे हम वैदिक या सनातन धर्म कहते हैं, उसमें जो अंधकार छाया था, सबसे पहले टिप्पणी उन्होंने उस पर की है, कणाद पर की है, कपिल पर की है, गौतम के न्याय शास्त्र पर की है। मेरे कहने का मतलब है किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, एक आंतरिक, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द आइडिया, और दूसरा एक्सटर्नल। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस समय सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, इंटरनल की नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह संवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक हम इस पर भी विचार न करें कि हमारी ये स्थिति क्यों आई। क्या सिर्फ अंग्रेज या मुगल शासक के कारण आई, या हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, चूंकि नाट्य की मुझे बात करनी है। विलियम जोन्स 18वीं शताब्दी के अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और यह अनुवाद जर्मन दूसरे विद्वानों के माध्यम से पहुंचता है और गेटे नाम के ड्रामेटिस्ट, पोएट के पास पहुंचता है। और ऐसा कहते हैं लोग कि वो शकुंतला का अनुवाद सर पे लेके नाचने लग गया था, और उसका कहना था कि यदि पृथ्वी और स्वर्ग को एक साथ देखना हो तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद शाकुंतलम पर बहुत सारे अनुवाद हुए, एच.एच. विल्सन ने भी किया। ये बात मैं 18वीं शताब्दी के अंत की कर रहा हूं। अब मैं 2017, सिनेमा में हम कट्टू कहते हैं, 2017, 125 करोड़ के देश में अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग पूरे भारत में कहीं भी हो रहा है? कहीं सुना है आपने? गुजरात में किसी ने सुना कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग 2016 या 2017 में हुआ? किसने रोका? इसलिए कि हमें उसका अभिमान नहीं था। और शकुंतला भी कालिदास की श्रेष्ठ कृति है, यह हम तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक विलियम जोन्स या गेटे ने हमें नहीं बताया। यही स्थिति लगभग उपनिषदों की भी रही कि जब तक दारा शिको उपनिषद 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद नहीं करता है और वो यूरोप नहीं पहुंचते हैं और शोपेनहायर जैसे विद्वानों के हाथ में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम जिस परंपरा के अनुयायी थे वहां भी वो अज्ञात रहा। हम सब जानते हैं कि इतिहास के कालखंड में पहुंचकर संस्कृत नाटक लगभग बंद हो गए थे। कारण सभी जानते हैं, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। और मुझे लगता है तिवारी जी, संस्कृत नाटक के लोप के साथ ही हमारी मूलभूत समस्याओं का प्रारंभ होता है। हम सभी जानते हैं कि रामलीला, नाट्य इमली की रामलीला तुलसीदास जी के पहले छोटे पैमाने पर होती थी, छुपकर होती थी। और तुलसीदास जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़े व्यापक धरातल पर पूरे काशी को ही उसने नाटक का क्षेत्र बना दिया था। और आज कितने प्रकार हैं रामलीला के, हम सभी जानते हैं। और अब सिर्फ वो भारत में नहीं,
बाली में भी, इंडोनेशिया में भी, थाईलैंड में और अलग अलग देशों में प्रचलित है। 1947 के बाद ऐसा हम लोगों का विश्वास रहा होगा कि संस्कृत की इस खोई हुई नाट्य परंपरा को हम लोग फिर से जीवित करेंगे। उसमें कुछ लोगों ने प्रयास किया, ऐसा ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पढ़निकर जी, बीवी कारंत जैसे ऐसे कई नाटककार रहे हैं जिन्होंने संस्कृत नाटकों का हिंदी में, और हिंदी ही नहीं भारत की लोक भाषाओं में भी उन्होंने मंचन किया, लेकिन जिस पैमाने पर हुआ वो पर्याप्त नहीं था। और आज भी जब अभिज्ञान शाकुंतलम, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, भास कई लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। संक्षेप में, जो नाट्य परंपरा लुप्त हो गई है, तो क्या एक परंपरा थी? तो मैं वापस उस ओर ले जाता हूं जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। हम सभी जानते हैं कि इंद्र, देवताओं का राजा, ब्रह्मा रचयिता के पास गया। क्यों गया? जब इंद्र को लगा कि ग्राम में धर्म का उदय हो रहा है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ रही है, तब वो डरे। उन्हें लगा समाज पतन की ओर जा रहा है और ज्ञान, वेद असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए एक ऐसी कला की आवश्यकता है जो लोगों को ग्राम में धर्म से दूर ले जा सके, संस्कारित कर सके। इसलिए कला की एक नए वेद की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम बाद में नाट्यवेद कहते हैं। बड़े संक्षेप में कहता हूं कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं, और पहला नाटक लिखा अमृत मंथन, समुद्र मंथन, और देवताओं से कहा कि इसका मंचन आप लोग करिए। देवता डर गए। इंद्र ने कहा कि देवताओं को स्टेज फियर है। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय, नाट्यावतरण किस तरह से हुआ उसकी कथा है। और इसलिए भरत मुनि ऐसे व्यक्तियों को जो वेद में पारंगत हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाए और उनसे नाट्य का अभिनय कराया जाए। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्र यानी 100 शिष्यों के साथ पहले नाटक की रिहर्सल की, और उसकी ग्रैंड रिहर्सल ब्रह्मा जी को दिखाई कि देख लीजिए, जिसके पहले हम लोक जीवन में इस नाटक को ले जाएं, आपको क्या लगता है। और साथियों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी को वो नाटक नीरस लगा। क्यों नीरस लगा? क्योंकि उसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि नाटक में रस उत्पन्न करने के लिए अभिनेत्रियां आवश्यक है। ऐसा नाट्य जिसमें स्त्रियां नहीं होती, उसके असफल होने की गुंजाइश ज्यादा होती। ये मेरा भी अनुभव रहा है। इसलिए पहली बार ब्रह्मा भरत मुनि को 24 अप्सराएं देते। इन 24 अप्सराओं के नाम नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में लिखे हैं, और इस तरह से पहला नाट्य होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो जो हम आज हिंदी सिनेमा में देखते हैं, ये नाटक मार काट से भरा हुआ था। देवताओं और दानवों का उसमें संघर्ष था। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाला था। यानी ये भी भरत मुनि ने संकेत किया है कि इसमें कामी के लिए काम होना चाहिए। यानी काम से भी उन्होंने डिजायर फॉर प्लेजर, उससे भी मना नहीं किया था। मैं सीधे नाट्य की इस अवधारणा के साथ कि ग्राम में धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है
उससे बचने के लिए एक नाट्य शास्त्र की रचना होती है। मैं कट्टू सीधे चला आता हूं भारत के पहले सिनेमा पर, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा था जिसकी बात भारत कह रहे थे। अभिनेता, या जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, नायक का चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए। आजादी के कुछ साल बाद तक तो यह परंपरा रही, इसलिए कि हम सभी ने आजादी की लड़ाई को कहीं ना कहीं नजदीक से देखा था, इसलिए उनके सामने वो आदर्श थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। लेकिन जैसे जैसे है हम आजादी के संघर्ष से दूर जाते गए, वैसे वैसे यह परंपरा वापस समाज से गायब होने लगी। वही चित्र में भी हम देखते हैं, चित्रकला में भी देखते हैं, राजा रवि वर्मा के। और अब मैं सीधे आ जाता हूं आज के टेलीविजन पर। आज के टेलीविजन की क्या स्थिति है? आप में से अधिकतर लोग टेलीविजन देखते ही होंगे। मुझे एक दिन पूछा गया एक टेलीविजन चैनल में कि आपको हमारे टेलीविजन सीरीज में क्या नहीं दिखता। मेरा उत्तर मुझे एक क्षण में नहीं लगा कि हमारे टेलीविजन में व्यक्ति हैं, संघर्ष है, हमारे टेलीविजन में समाज और देश नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में जो 3 स्तर होने चाहिए, व्यक्ति, समाज और देश, उसमें से 2 गायब हैं। और अब मैं दूरदर्शन के दिनों की बात छोड़ दूं और 92 के बाद का अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें से भारत गायब हो गया है। वही हाल सिनेमा का भी है। अब भारत के सिनेमा में भारत को ढूंढना पड़ रहा है। खास तौर पर मैं ये हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूं। और भारत का सिनेमा यानी सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं, इसको भी रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि भारत का सिनेमा मलयाली भी सिनेमा भी है, भारत का सिनेमा बंगाली सिनेमा भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है। उसने अपनी जिम्मेदारी का फिर भी निर्वाह किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बाजार हिंदी सिनेमा का था, उसने इस बात से हाथ धो दिया। और हम सबकी एक परिभाषा हो गई है, वी आर लिविंग इन मार्केट ड्रिवन फोर्सेस। हम एक बाजार में रहते हैं, बाजार की मांग को पूरा करते हैं, बाजार जो चाहता है वो हम करते हैं। और अब हमारी कहानी आप लोग देख रहे होंगे, चरित्र भारत के होते हैं, हम उसका पूरा चित्रीकरण या शूटिंग जिसे कहते हैं विदेश में करते हैं। यानी हमारी इमारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ सिनेमा में बदल रही है। इस चुनौती से तो लड़ा भी जा सकता है। अब एक जो नई चुनौती इन दिनों टेलीविजन में आई है वो ये है कि हमें अपनी परंपरा पर गर्व नहीं है। कैसे? इन दिनों जो भी टेलीविजन बना रहा है या सिनेमा बना रहा है, उसका पूरा आदर्श विदेश में बने हुए सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, गेम्स ऑफ थ्रोन्स। इस देश का फिल्मकार, इस देश का टेलीविजन में काम करने वाला उसे अपना सबसे बड़ा मापदंड मानता है। यानी वेशभूषा कैसी हो, व्यवहार कैसे हो, डायलॉग कैसे हो, भाषा क्या हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब अगली बार देखें टेलीविजन तो आप ध्यान रखिएगा कि वे संवाद अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है। एक लड़ाई जिन्हें हम मिथक के नाम पर, जो हम सभी कहीं ना कहीं लंबे समय से लड़ रहे हैं, कि एक और तो लोग खोज कर रहे हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास और उसका मेटीरियल कल्चर, उसका समाज क्या था, उसको ढूंढे। जैसे ये शब्द मेरी चेतना से गायब हो गया, द्रापी। द्रापी शब्द एक प्रकार के ऊपर के वस्त्र के लिए जिसकी अभी तक हम रचना नहीं जानते। कल मैं राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक पढ़ रहा था, दिवोदास। द्रापी मैंने डॉक्टर मोती चंद्र की पुस्तक प्राचीन भारतीय वेशभूषा में पढ़ा है, लेकिन मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक शब्द है अतक,
संस्कृत का शब्द है जिसे अचकन भी कहा जा सकता है, ऐसा डॉक्टर मोतीचंद्र का मानना है। एक और हम लड़ रहे हैं कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को, उसके समाज को ठीक से अपने धारावाहिकों में, अपने सिनेमा में रेखांकित कर सकें। ऐसा प्रयास इतिहासकार, इंडोलॉजिस्ट, सोशल हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे प्रेरणा के सारे केंद्र विदेशी साहित्य, विदेशी सिनेमा, विदेशी धारावाहिक से आ रहे हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि जब से कुछ विदेशी कंपनियां आई हैं जिन्होंने मिनी सीरीज, वेब सीरीज जिसको कह रहे हैं, बनाना शुरू किया है, अब जब उनके कार्यालय में जाते हैं तो पहला सवाल होता है फॉरगेट इंडिया, टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट। आप क्या बना सकते हैं जो भारत के बाहर बिक सकता है? वो कहानी भारत से भी हो सकती है, यानी भारत केंद्रित कहानी होगी ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि भारत से बड़ा बाजार भारत के बाहर है। संक्षेप में, वो चाहे रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा हो, सिनेमा का एक भाग टेलीविजन है, और अब सबसे बड़ा जो मीडियम है आपका सेल फोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब कल सुबह जब आप अपने सड़कों पर निकले तो जरा देखिएगा, 6 बजे भी हमारा युवक सड़क पार करते हुए उसकी निगाह फोन के स्क्रीन पर होती है। मैं मुंबई में रहता हूं और अक्सर जहाज पकड़ने के लिए 4 बजे 6 बजे निकलता हूं, और मुझे आश्चर्य होता है कि एंगेजमेंट विद द टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। स्कूल हमारे 7 से 8 घंटा, इतने ही कालांश होते हैं, 8 कालांश होते हैं, 35 मिनट का एक पीरियड हो तो लगभग 5 घंटे के आसपास। लेकिन ये जानने की कोशिश करिए आप कि हमारे बच्चे कितने घंटे टेलीविजन देख रहे हैं, हमारे बच्चे कितने घंटे वीडियो गेम्स पर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2006 के आसपास मैं एक रिसर्च का हिस्सा था और मुझे पता चला कि 12-12 घंटे बच्चे वॉयलेंट वीडियो गेम्स पर हैं। और अभी जो नया मंत्र है कि कार्यक्रम में जितनी हिंसा होगी, कार्यक्रम में जितनी यौन विद्रूपता होगी, उस कार्यक्रम के सफल होने की संभावना ज्यादा है। ये सही है या गलत है, इसका निर्णय समय करेगा। मैं आपको सिर्फ वस्तु स्थितियों से परिचय करवा रहा हूं। तो आने वाले दिनों का समाज बड़ी तेजी से बदलने वाला है। मुझे याद है एक बार डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मुझसे कहा था, 96 की बात थी, कि टेलीविजन व्यूइंग बदल जाएगी। हम लोगों को आश्चर्य था कि ऐसा डॉक्टर चंद्रा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि टेलीविजन व्यूइंग वास्तव में कैसे बदल गई। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इंटरनेट के माध्यम से सीधे टेलीविजन पर वो कंटेंट देख सकते हैं जो कंटेंट आमतौर पर हमारे घरों में उपलब्ध नहीं हो सकता है।